सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल हाई रैंक स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण का प्रैक्टिस टेस्ट पहला हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सरोवर, तालाब या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो विकल्प हैं आ सिंघाड़ा, बा हाइड्रिला, सा जलकुंभी, दा शैवाल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सा जलकुंभी। जलकुंभी तालाब, झील या स्थिर पानी के स्रोतों में बहुत तेजी से वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है तालाब के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। आ सीधा, बा उल्टा, शा दोनों, दा कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प बा है, उल्टा। तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है हमारा 3, वन तथा घास पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? विकल्प हैं आ सीधा, बा उल्टा, शा कभी उल्टा कभी सीधा, दा दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प आ सीधा। घास तथा पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, जबकि तालाब के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड बनता है वो हमेशा उल्टा होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो विकल्प है आ मीजोफाइट्स, बा जीरोफाइट्स, सा हाइड्रोफाइट्स, दा हेलोफाइट्स। तो इसका जो सही उत्तर है बा, विकल्प बा जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स अर्थात मरुद्भिद, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद कहा जाता है। जीरोफाइट, इंग्लिश में उसे जीरोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? तो विकल्प हैं आ शैवाल, बा लेमना, सा हाइड्रिला, दा जलकुंभी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प दा जलकुंभी। जलकुंभी के फैलाव के फलस्वरूप जो है हुसैन सागर झील जो है वो नष्ट हो गई। वहाँ पे बहुत सारे जो जीव हैं वो मर गए और उसमें गंदगी पैदा हुई। इस जलकुंभी की वजह से सड़न पैदा हो जाती है, जिससे जलीय जीवों को सांस लेने में दिक्कत होती है और अंततः जो है उनका मरना स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? विकल्प हैं आ 10%, बा 20%, सा 50%, दा 90%। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प दा है 90%। अगर हम एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जाते हैं तो जो हमारी ऊर्जा है वो 90% ह्रास हो जाता है, केवल 10% का हमें लाभ होता है। मान लीजिए जैसे किसी गाय या भैंस ने जो है 100 किलोग्राम जो है वो हरी घास जो है वो खाता है, तो उसका जो है उसको जो ऊर्जा के रूप में मिलेगा वो केवल 10%, 10 किलो मिलेगा। बाकी जो 90 किलो है वो नष्ट हो जाता है। तो यही जो है 10% का नियम भी है, जिसको लिंडमान महोदय ने जो है प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7, पारिस्थित स्तूप की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? विकल्प हैं आ ओडम, बा लेमार्क, सा टेंसले, दा चार्ल्स एल्टन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प दा चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन महोदय ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की जो है परिकल्पना को प्रस्तुत किया था जो है। अगला प्रश्न है 8, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं आ मेजोफाइट, बा जीरोफाइट, सा हेलोफाइट, दा लिथोफाइट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सा हेलोफाइट। जो लवणीय मृदा में उगते हैं उनको जो है लवणोद्भिद कहते हैं या हेलोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं। विकल्प हैं आ यूग्लिना, बा एनाबिना, शा एजोटोबैक्टर, दा वालवाक्स। तो इसका सही उत्तर है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है या स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न है हमारा 10% का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो विकल्प हैं आ ओडम, बा लिंडेमान, शा टांसले और दा हैकेल।
तो इसका सही उत्तर है विकल्प बा, लिंडेमान। लिंडेमान महोदय ने जो है 10% का नियम प्रतिपादित किया है। इसी के अनुसार जो है हम जो कुछ भी खाते हैं उसका केवल 10वां% ही हमारे शरीर को ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, बाकी जो है उसका 90% भाग जो है वो नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है 11, पाचतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो विकल्प हैं आ पर्णहरित, बा सूर्य का प्रकाश, सा हरे पौधे, दा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बा, सूर्य का प्रकाश। हमारे पाचतंत्र में जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है जो है, ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से ही सभी जीवों पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 12, किसी पाचतंत्र में होते हैं आ उत्पादक, बा उपभोक्ता, सा अपघटक, दा जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो इसका सही उत्तर है विकल्प दा, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। ये दो है, दोनों पाचतंत्र में पाए जाते हैं। जैविक में सारी जो जीवित वस्तुएं हैं और जैविक में जैसे हवा वगैरह है, ये सब आपके पानी, हवा पानी ये सब आपके अजैविक में आते हैं। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पाचतंत्र है? आ गेहूं का खेत, बा आम का बाग, सा घास का मैदान, दा एक्वेरियम। तो इसमें प्राकृतिक पूछ रहा है, मतलब जो नेचर ने बनाया है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सा, घास का मैदान। घास का मैदान जो है प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, बाकी गेहूं का खेत, आम का बाग और एक्वेरियम जो है ये हम लोगों मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14, जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को क्या कहते हैं? जैव समुदाय, जैव विविधता, जनसंख्या, पाचतंत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सा, जनसंख्या। एक ही जात की संख्या को जो है जनसंख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15, एक से अधिक जातियों के समूह को जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? आ पाचतंत्र, बा जैव समुदाय, सा जैव समुच्चय, दा जैव विविधता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जैव समुदाय। एक से अधिक जातियों का जो समूह होता है और एक ही स्थान पर रहता है उसे जैव समुदाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द को देने वाले वैज्ञानिक हैं? विकल्प है आ ई हैकल, बा ओडम, सा रीटर, दा टांसले। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आ ई हैकल। ई हैकल ने ही सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द को जो है दिया था। अगला प्रश्न है, पाचतंत्र में शैवाल का स्थान होता है? आ उत्पादक, बा उपभोक्ता, सा अपघटक, दा सर्वाहारी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आ उत्पादक। शैवाल जो है हरे होते हैं और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इनमें जो है वो क्या कहते हैं, ऊर्जा निर्माण की क्षमता होती है, जो है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता के कारण ही इनको जो है उत्पादक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 18, मनुष्य किस श्रेणी का उपभोक्ता है? तो विकल्प हैं आ प्रथम श्रेणी, बा द्वितीय श्रेणी, सा प्रथम एवं द्वितीय दोनों श्रेणी, दा तृतीय श्रेणी। तो इसका सही उत्तर है सा, प्रथम और द्वितीय श्रेणी दोनों। जो मनुष्य है वो प्रथम श्रेणी में भी आता है और द्वितीय श्रेणी। जब हम शाकाहारी भोजन करते हैं तो हम प्रथम श्रेणी में आते हैं, और जब हम मांसाहारी भोजन भी करते हैं तो हम द्वितीय श्रेणी में भी आ जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य जो है प्रथम और द्वितीय दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है 19, पाचतंत्र में बाज का स्थान है? आ उत्पादक, बा प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, सा तृतीय श्रेणी उपभोक्ता, दा सर्वोच्च श्रेणी। तो इसका जो सही विकल्प है, सही उत्तर है वो विकल्प दा है, सर्वोच्च श्रेणी। चूँकि बाज जो है वो सर्वोच्च श्रेणी का है, चूँकि ये सबसे अंत में इसका स्थान आता है। चूँकि जैसे घास होता है उत्पादक घास को टिड्डा खाता है, वो प्रथम श्रेणी हो गया। टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, और सांप को बाज खाता है। तो बाज जो है इसलिए वो सर्वोच्च श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है 20, बादल बनने की घटना किस मंडल में घटित होती है? तो विकल्प है हमारे आ समताप मंडल, बा क्षोभ मंडल, सा आयन मंडल, दा मध्य मंडल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो है बादल बटने की घटनाएं होती हैं, इसी में हमारे जो मौसमी चक्र हैं वो सब घटित होते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो ध्रुवों पर जो है 18 किलोमीटर, और जो आपका
भूमध्य रेखा वहाँ पे 10 किलोमीटर तक होती है जो है, और बादल हमारे इसी में बनते हैं और वर्षा भी इसी से होती है। अगला जो प्रश्न है हमारा 21 है, पायतंत्र में मानव का स्थान है। आ शाकाहारी, बा मांसाहारी, सा सर्वाहारी, दा अपघटक। तो मानव चूंकि जो है वो प्रथम और द्वितीय दोनों श्रेणी को उपभोक्ता है, इसलिए जो है इसे सर्वाहारी भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सा सर्वाहारी। अगला प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। आ स्वपोषी, बा परपोषी, दा मृतोपजीवी और दा विषमपोषी। ठीक है, तो पोषण की दृष्टि जो अपघटक होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है विकल्प सा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो है वो अपघटक होते हैं। अगला प्रश्न है 23, तालाब में पाई तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो विकल्प है हमारे आ पानी में घुली ऑक्सीजन, बा पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड, सा सूर्य का प्रकाश, दा प्लैंकटन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सा सूर्य का प्रकाश। तालाब के पानीतंत्र में भी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश ही होता है। सूर्य के प्रकाश से ही वहाँ पे जो प्लैंकटन होते हैं, मतलब समुद्र की तली पे छोटे छोटे पौधे जो पाए जाते हैं उनको प्लैंकटन कहते हैं। तो वो जो है समुद्री जीवों के मुख्य स्रोत होते हैं, लेकिन वो तभी बनेंगे जब वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो प्लैंकटन का निर्माण नहीं होगा, और प्लैंकटन का निर्माण नहीं होगा तो मछलियाँ और जो अन्य छोटे छोटे जीव हैं उनको भोजन नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा 24, पौधे भोजन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो विकल्प है आ ऑक्सीजन, बा कार्बन डाइऑक्साइड, सा नाइट्रोजन, दा हाइड्रोजन। तो भोजन निर्माण की क्रिया में जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन गैस का जो है वो मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो ग्रहण करते हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो भोजन निर्माण प्रक्रिया में मुक्त होती है। अगला प्रश्न है 25, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। आ शाकाहारी, बा मांसाहारी, सा परजीवी, दा मृतोपजीवी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प दा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वो उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। मृतोपजीवी जो है वो अपघटक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपके जीवाणु और क्या कहते हैं कवक आते हैं, ईस्ट आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 26, विश्व के सभी भौगोलिक पायतंत्र के संगठन को क्या कहते हैं। आ जैवमंडल, बा वायुमंडल, सा स्थलमंडल, दा आयनमंडल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प आ जैवमंडल। विश्व के जो सभी भौगोलिक पायतंत्र का संगठन है संगठनात्मक रूप से वो जैवमंडल में ही आपका सब आता है। स्थलमंडल भी आता है, जलमंडल भी आता है, वायुमंडल भी उसी में आता है, भूमंडल भी उसी में आता है। तो चारों मंडलों को मिला करके हमारा जैवमंडल बनता है। भूमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, जलमंडल, इन चारों को मिला के जैवमंडल कहा जाता है, और ये सम्मिलित रूप से जो है इसको जैवमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 27, निम्नलिखित में मानव निर्मित पायतंत्र है। आ वन, बा घास का मैदान, सा धान का खेत, दा सागर। तो वन, घास का मैदान और सागर ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, जबकि जो धान का खेत है वो मानव निर्मित है। तो इसलिए जो है इसका सही उत्तर है विकल्प सा धान का खेत मानव निर्मित पायतंत्र। अगला प्रश्न है 28, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो विकल्प है आ हरे पौधे, बा ऑक्सीजन, सा कार्बन डाइऑक्साइड, दा सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश। हमारे जो जैवमंडल है उसमें ऊर्जा का जो सबसे मुख्य स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है, वो सूर्य का प्रकाश ही है। अगला प्रश्न है 29, जीवाणु, ईस्ट व कवक को कहते हैं। आ परजीवी, बा परपोषी, सा अपघटक, दा सहजीवी। तो जो जीवाणु, ईस्ट और कवक है ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं, जो हमारा तीसरा ग्रुप है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो अपघटक में ही आपके जीवाणु, ईस्ट और कवक आते हैं, इसलिए इनको अपघटक कहते हैं। और हमारा जो सही विकल्प है वो है विकल्प सा अपघटक। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न 30, पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से एक है। विकल्प हैं आ मरुस्थलीकरण, बा वनोन्मूलन, सा बाढ़ एवं अकाल, दा वर्षा की मात्रा।
तो पारिस्थितिक असंतुलन का जो प्रमुख कारण है वो है वनोन्मूलन, मतलब वनों को काटना, उनका विनाश करना। वनों के विनाश के कारण ही मरुस्थलीकरण भी हो रहा है और बाढ़ एवं अकाल भी आ रहे हैं और वर्षा की मात्रा भी अनियमित हो गई है। तो इसका जो सर्व प्रमुख कारण है वो है वनोन्मूलन। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी पहुंच हो जाए जो है। धन्यवाद।